मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप गुरूर में रहेंगे तो रास्ते भी नहीं देख पाएंगे। तो कभी भी घमंड मत कीजिए किसी चीज़ को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करें हम 24 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और 2018, 2019 और 2020 के सभी करंट अफेयर के पीडीएफ जो है उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाकर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए आगामी परीक्षाओं के लिए। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मस्तिष्क दिवस को हम 22 जुलाई को हर साल मनाते हैं और 2021 के विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे की थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को मनाते हैं 23 जुलाई को हर साल। देखिए, थोड़ा सा जो आपका ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसको हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट छिपे हुए हैं। देखिए, जो पहला वीडियो प्रसारण है ये 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था, इसीलिए हम 23 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और देखिए, जब ये प्रसारण हुआ था तब इस रेडियो स्टेशन का स्वामित्व भारतीय प्रसारण कंपनी नाम की एक निजी कंपनी के पास था, लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को इस प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम जो है भारतीय प्रसारण कंपनी से बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। और देखिए, इसके बाद फिर एक और 1932 में इसका नाम बदला। देखिए, शुरुआत में ये जो है प्रायोगिक तौर पर था, बाद में फिर 1932 में अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गया और फिर 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गया। यानी कि इसका नाम जो है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, फिर बाद में कुछ और हुआ। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम था भारतीय प्रसारण कंपनी, बाद में फिर हुआ भारतीय राज्य प्रसारण सेवा और फिर 8 जून 1936 को ये क्या बन गया, ऑल इंडिया रेडियो। और वर्तमान में जो आपका AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो है ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक है। तो ये इतिहास है ऑल इंडिया रेडियो का। और 23 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। क्यों? क्योंकि जो आपका पहला रेडियो प्रसारण भारत में ये 23 जुलाई 1927 को हुआ था। तीसरा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी। तो देखिए, ये एक आंकड़ा होता है, ये अनुमान होता है। ठीक है, तो IMF ने कहा है कि जो वैश्विक विकास दर है यानी कि पूरी दुनिया की विकास दर है ये एवरेज संयुक्त रूप से जो है 6% यानी कि 6% रहेगी। देखिए, IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती है तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। देखिए, जो आपका IMF है इसके बारे में आपको जो 4 चीज़ें बताऊंगा इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए, IMF का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम जाना कीजिए किसी भी संस्था का। देखिए, IMF जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC USA में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और सबसे अधिक बार पूछा गया है कि वर्तमान में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। तो भारतीय मूल की जो गीता गोपीनाथ हैं, ठीक है, ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF की वर्तमान में। और IMF की स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को। ये चारों पॉइंट याद रखेगा। अगर आप यूपी में पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो IMF के बारे में ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की। देखिए, स्पेस राइस मतलब अंतरिक्ष में अब लोग धान उगाने लगे हैं। ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। इसने जो है स्पेस राइस का जो है जो अपना पहला फसल है इसकी कटाई कर ली है और कुछ धान वगैरह भी इकट्ठा कर लिया है। देखिए, कारनामा करने के मामले में चीन जो है ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। अभी हाल ही में चीन ने अपना खुद का सूरज बनाकर दुनिया को चौंका दिया था और अब उसने क्या किया है, अंतरिक्ष में धान पैदा कर लिया है। देखिए, चीन ने अंतरिक्ष में उगाए गए इस धान को स्पेस राइस नाम दिया है और इसकी जो पहली फसल है इसके बीज के रूप में जो है ये कट भी चुकी है। देखिए, इसको पैक करके कुछ इस प्रकार ला चुकी है ये चंद्रमा से। देखिए, चीन ने स्पेस राइस के बीज को पिछले साल नवंबर में अपने चंद्रयान के साथ अंतरिक्ष में भेजा था और फिर इसको उगा उगा के फिर काट वाट के जो है जो भी है उसको धरती पर ला दिया है।
और इसको अपने एक देखिए जो सीड्स वहाँ पे अंतरिक्ष में इसने उगाए थे धान के, ठीक है, तो उसको अब ये अपने लैंड पे यानी कि ज़मीन पे जो है बो के इसको जो है इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जो आपका अंतरिक्ष में उगा गया ये धान है इसमें कौन कौन सी म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन हुए हैं। तो याद रखिएगा जो आपका चीन है इसने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई कर ली है। और पांचवा प्रश्न है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किस देश ने की। देखिए जो आपका G20 पर्यावरण मंत्रियों का भी हाल ही में बैठक हुआ था, इसकी मेजबानी इटली ने की। आपको बता दूं इस वार्ता में यानी कि जो G20 पर्यावरण मंत्रियों की वार्ता थी, तो इस वार्ता में जो है जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था इसका नेतृत्व माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया था। और ये वार्ता आपकी जो है ये 22 और 23 जुलाई 2021 को रूस और अमेरिका में जंगल की आग और पश्चिमी यूरोप के विनाशकारी हिस्सों में भयंकर बाढ़ पर चर्चा करने के लिए जो है इटली के नेपल्स में आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा इटली के नेपल्स में इसका आयोजन किया गया था 22 और 23 जुलाई को। और देखिए G20 के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि G20 जो है ये कितने देशों का समूह है। तो G20 में कुल 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, यानी कि EU है। तो G20 जो आपका है ये 19 देशों और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन से बना है। और इसमें जो 19 देश हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए इन 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और US शामिल है। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। और कभी कभी घुमा के पूछ लेगा कि क्या भारत G20 का सदस्य है, तो यस भारत जो है ये G20 समूह का सदस्य है। और देखिए G20 की स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 को, इसको याद रखिएगा। छठवां की हाल ही में वयोवृद्ध अभिनेता उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया, वो कौन थे। तो देखिए उर्मिल कुमार थपलियाल जो है ये एक एक्टर यानी कि अभिनेता थे। देखिए ये जो है प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व थे। और जो आपके उर्मिल कुमार थपलियाल है ये एक साहित्यकार भी थे। और देखिए जो आपके थपलियाल जी हैं इन्होंने अपने पूरे जीवन में नौटंकी के पुनरुद्धार और रंगमंच को लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया। और ये जो है एक लोकप्रिय थिएटर समूह जिसका नाम दर्पण है इसे ये जुड़े हुए थे। और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। तो उर्मिल कुमार थपलियाल के बारे में याद रखिएगा, ये अभिनेता के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे। सातवां की जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, इनका क्या नाम है। तो देखिए जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। शकल इनकी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए जो है ये निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष, और ये मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। ये बुधवार 21 जुलाई से 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए थे। और सबसे खास बात ये रहा, देखिए भारत कोशिश कर रहा है कि इसको यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिल जाए। तो इसका जो है इन्होंने समर्थन किया अब्दुल्ला शाहिद ने। इन्होंने कहा ठीक है भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, ठीक है याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिले। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसेना के साथ किस स्थान पर एक युद्ध अभ्यास किया। तो देखिए भारत की जो नौसेना है इसने अभी हाल ही में ब्रिटेन की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में एक युद्ध अभ्यास किया है। और इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के युद्धपोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और एम्फीबियस शिप ने जो है एक साथ अभ्यास किया। और इस संयुक्त युद्ध अभ्यास में 10 जहाज, 2 पनडुब्बी, लगभग 20 विमान और करीब 4000 नौसैनिकों ने जो है हिस्सा लिया। और नौवां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी के कारण अनाथ बच्चों के पंजीकरण के लिए अभी हाल ही में www.pmcaresforchildren.in पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखिए कोरोना वायरस के कारण, कोविड संक्रमण के कारण जो है जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए ये www.pmcaresforchildren.in पोर्टल को शुरू किया है। देखिए जो आपका ये PM cares for children.in नाम का पोर्टल है,
तो इस पोर्टल पर कोविड-19 के कारण अनाथ हुए किसी भी बच्चे का विवरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से सरकार से साझा किया जा सकता है और वो बच्चा पीएम केयर्स योजना के तहत जो है इसका लाभ ले सकता है। यानी कि पीएम केयर्स योजना जो है इसके तहत जो बेनिफिट बच्चों को दिया जाना है जो अनाथ हुए कोविड के कारण, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी अगर वो बच्चा इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पर जो है जो बच्चा है जो कि अनाथ हुआ है कोविड-19 के कारण उसका विवरण अपलोड करना होगा। तो आप भी किसी गरीब की मदद कर सकते हैं जो कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हो गया है, उसकी डिटेल्स जो है इस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए ताकि उसको भी इस योजना का लाभ मिले। 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने किस कंपनी के निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दी? तो देखिए मोदी जी एक और कंपनी बेचने जा रहे हैं, इसका नाम है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके लिए अभी हाल ही में देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं इनमें अब 49% से एफडीआई को बढ़ाकर जो है 100% कर दिया है। यानी कि जो आपका बीपीसीएल है इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना हो जाएगा, 100%। देखिए अगर किसी भी कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कम से कम 51% जो है शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के। तो 51% शेयर का मतलब कंपनी का मालिक, इससे कम हुआ तो वो कंपनी का मालिक नहीं होगा। लेकिन अब मोदी जी क्या कर रहे हैं कि इस भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए इन्होंने नियम चेंज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ये अब 100% हो जाएगा, यानी कि कोई आए और माल पानी दे बढ़िया तगड़ा उसको हम पूरी की पूरी कंपनी दे देंगे। तो देखिए विदेशी निवेश की इस सीमा यानी कि 100% के बढ़ने पर जो है अब क्या होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किसी विदेशी कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी को जो है बेचा जा सकता है। लेकिन पहले क्या था, ये सीमा कितनी, 49%, यानी कि 49% से अधिक एफडीआई की अनुमति नहीं थी तेल रिफाइनरी कंपनियों में। तो इसको किसी विदेशी कंपनी में नहीं कंपनी को नहीं बेचा जा सकता था। तो याद रखिएगा कि जो आपका भारत पेट्रोलियम है इसको बेचने के लिए मोदी जी ने क्या किया है, 100% एफडीआई को मंजूरी दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में एफडीआई को मंजूरी कितनी दी है, 100% की। तो ये भी अब जल्दी बिक जाएगा। देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, निजीकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके जो है जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे अगर मैंने फला क्षेत्र में डिप्लोमा किया है या फिर हमने बैचलर डिग्री ली है, एमटेक किया है, आईआईटी से हमने बीटेक किया है, तो हमें बड़ी बड़ी जो भारत की कंपनियां उनमें जॉब मिलेगा। तो जब सरकारी संस्थान रहेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल जो है ये किस देश में आयोजित होगा, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, नाम बताइए, नहीं बता दो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया, बताइए। और पांचवा है कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन सही का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। तो ये देश आपका चीन है, इसने मैगलेव ट्रेन का भी हाल ही में अनावरण किया था। और दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है, तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। तीसरा था कि हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया, तो इसको एलआईसी ने लॉन्च किया है। चौथा था कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो इनका नाम है बान की मून। और पांचवा था कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है, तो इसको 10% कर दिया गया है, 11% से घटाकर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।